ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। अ बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थवर्ड। ओके, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेगरेंस। तो देखो एंटोनिम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हो गए। जितने फीमेल्स हैं स्पेशली वो तो उनको तो आई थिंक दे शुड बी ऑन देयर टोज नाउ, क्योंकि एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ MCQ सेशंस कहीं से भी आप करो, ठीक है। मॉक टेस्ट तो अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट तो हम भी, हमारा चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है उनको, ठीक है। तो MCQs हैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल। इसका पार्ट 1 लेके आ गए हैं, ठीक है। इसमें मोर देन 2,000 MCQs होंगे। अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपको जो मोर देन 60 मार्क्स का जो हमारा पोर्शन है जो हम कवर करवाएंगे वो आपको बिना टेंशन के वहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है पंकज JKSB। फीमेल सुपरवाइज़र की सीरीज़ है, रेगुलर आएगी, कभी लाइव हो कभी रिकॉर्डेड हो। एक्चुअली मैं लाइव ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा माइक है आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वो काम नहीं कर रहा, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही। तो देखेंगे जैसे ही होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non-renewable source of energy? So first of all there are two types of energy, renewable, non-renewable। non-renewable वो जो हमारे पास बार बार ईज़िली अवेलेबल नहीं, ईज़िली इन द सेंस कि मतलब उसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको फिर से बनने में, ठीक है। जैसे कोल कैसे बनता है आपको पता होगा। कोल जो है वो जो डेड डिकेइंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो रिमेन्स हैं वो जो सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे रहते हैं फॉर मैनी थाउजेंड ईयर्स, देन इट कन्वर्टेड टू कोल। तो कोल जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, इतनी इजीली हम उसको बार बार नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं आपने देखा होगा, जो हमारे रिजर्व्स हैं दे आर ड्राइंग आउट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वो क्या हो रहा है, कोल एक टाइम पे ऐसा आएगा जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो अभी हमने रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी तरफ हमने, जो ह्यूमंस हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर रीन्यूएबल। अब आप देखो ओशन में पानी है तो वाटर इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इट्स एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी नेवर एंडिंग एनर्जी, तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज यूज़ करेंगे तो फिर वो ख़त्म होती रहेगी, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब वैसे ही MCQ सीरीज़ है तो उसमें ज़्यादा डिटेल में तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रीन्यूएबल, मतलब ऐसा जो इजीली अवेलेबल हमें बार बार नहीं मिल सकता, ठीक है। तो विंड पावर, ठीक है, हवा, ठीक है। आपने देखा पवन चक्कियाँ जैसलमेर वाली साइड अगर आप जाओगे वहाँ आपको दिखेंगी बहुत सारी, नेदरलैंड्स, ठीक है, इस साइड जहाँ पे हवा चलती रहती है। तो दिस इज़ डेफिनेटली ए रीन्यूएबल। हवा तो है वो तो ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। देन कम सोलर मतलब जो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन। तो सन इज़ ऑल्सो नेवर एंडिंग एनर्जी गिविंग इंस्ट्रूमेंट, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके पास टाइडल पावर, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द वेव्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइडल पावर। तो ये तीनों जो हैं वो हैं रीन्यूएबल, ये बार बार हमें मिलती नहीं। लेकिन कोल ऐसा है कि कोल जो है वो हमें एक बार मिल गया उसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कोल रिजर्व्स जो हैं, जैसे हमारे इंडिया में झारखंड में, बोकारो में, छत्तीसगढ़ में, देर आर हैविंग ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ड्राई आउट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दैट्स वाई वी आर मूविंग टू रीन्यूएबल एनर्जी। जो अभी लिथियम बैटरीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सब क्यों आ रही हैं? वाई? बिकॉज देर आर टू रीजन्स मेनली। फर्स्ट वन इज़ कि इनकी अवेलेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है, आने वाले सालों में। सेकंड इज़ की पोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से वी आर शिफ्टिंग टू रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता लग गया। इसका आंसर क्या? इसका आंसर कोल, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द, जो सन से एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल से मिलती है दैट डिपेंड्स, लेकिन मेनली उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। देन विंड को बोलते हैं, जो विंड से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर पढ़ा ना मैंने, विंड पावर, सिंपली विंड पावर। देन कम्स न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो जो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस है, जैसे हमारा यूरेनियम, हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इनके, ठीक है, वहाँ से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो आई होप इसका भी आंसर आपको पता लग गया। इसका क्या आंसर है? न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। देयर आर 2-3 एलिमेंट्स हैं जो जिनको यूज़ करके हम न्यूक्लियर एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो जो हमें इजीली अवेलेबल हो, बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई हमें कमी नहीं है, दैट इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑयल बेसिकली पेट्रोल निकल रहा है, आपको देख रहे हो पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, बिकॉज दे आर एक्सट्रैक्टिंग अ लॉट, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे मैक्सिको में के जो बे है वहाँ पे ये ख़त्म, मतलब रीन्यू वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, कम हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो रीन्यूएबल है ही नहीं है। कोल अभी मैंने पहले बता दिया, ये भी रीन्यूएबल नहीं है। देन नेचुरल गैस भी, जो जैसे कोल बनता ना, जैसे ये हमारा अंडरग्राउंड यहाँ पे हमारा कोल है, ठीक है, उसके ऊपर ही गैस होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये भी एक टाइम के बाद, ये भी जैसे डिकम्पोज होती है ना, उसके बाद बनती है, तो उसके बाद ही नेचुरल गैस जो है ये भी बहुत टाइम लेती है बनने के लिए, तो ये भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो सकती है, हो जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद बचा बायोमास, तो बायोमास इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ लग गया। तो कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, तो आपको पता ऑयल तेल तो यार ख़त्म होने वाला है, एक दिन सुनते रहते हो, तेल खत्म, तभी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ आ गई ये वो, देन कोल, देन नेचुरल गैस, ये 3 पता आपको नहीं होंगे, तो उसके बाद जो बचा वही आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सोलर एनर्जी हार्नेस यूजिंग, तो सोलर एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाता है, कैसे हम सोलर एनर्जी को उसको हम क्या बोलते हैं कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हार्नेस कैसे कर सकते हैं उसको, तो दैट इज़ यूजिंग टर्बाइंस। देखो टर्बाइंस तो हम जब क्या बोलते हैं पानी वगैरह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तब यूज़ होते हैं। डैम्स सेम, जियोथर्मल वेल्स जैसे हिमाचल में, लद्दाख में क्या है, वहाँ पे सल्फर स्प्रिंग्स हैं, वो क्या होता है कि पानी, देखा मणिकरण वाली साइड भी आप गए होंगे अगर, वहाँ तत्ता पानी जगह है, ठीक है, वहाँ पे मणिकरण में भी है हॉट वाटर स्प्रिंग। वो क्या होता है, जो अर्थ है उसकी अंदर जो गर्मी है, जिसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, उसकी वजह से जो पानी है वो इट्स क्वाइट हॉट, ठीक है। तो उस एनर्जी से जो हम उस एनर्जी को यूज़ करके ही हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बहुत मतलब उसको भी हम हार्नेस कर सकते हैं, तो दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो लास्ट क्या बचा, सोलर सेल्स, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो ये क्या बोलते हैं सिल्वर भी यूज़ होती है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगी है, उसके बाद फिर जर्मेनियम, ठीक है, ये यूज़ होती है इन सोलर सेल्स। आपने देखे शीट्स लगी हैं घर के ऊपर, ऐसे ऐसे करके कुछ शीट्स होती हैं, दीज आर राइट नाउ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्यों, बिकॉज ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन दैम, ठीक है। तो चलो इसमें क्या हो गया, इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, ये सोलर एनर्जी वो कैसे हार्नेस होती है, देयर हार्नेस यूजिंग सोलर सेल्स, ठीक है। देखो इसमें इतना कोई खास मतलब दिमाग भी अगर आप लगाओगे ना, देखो सोलर एनर्जी है, उसका डैम से क्या रिलेशन होगा, टरबाइन से होती हैं, आपने देखो डैम के आगे जब पानी गिरता है तो टरबाइन को मूव करता है, तो टरबाइन मूव होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ा होगा, अगर अभी नहीं पढ़ा तो फिर तो भाई मुश्किल है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो जो पानी से बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स का कोई काम ही नहीं है, टाइड्स का कोई काम नहीं है, विंड का कोई काम नहीं है, फॉलिंग वाटर, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पानी से बना रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज देखो पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, दे आर एक्सपेंसिव, ठीक है, डेफिनेटली दे आर एक्सपेंसिव, दे आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली दे आर डिफिकल्ट ट्रांसपोर्ट, दे एमिट पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न, तो जब उनको जलाते हैं तो उनके पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, डेफिनेटली दे आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स। तो देखो ये सब इनके डीमेरिट्स हो सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो है वो है दे एमिट पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न, ठीक है। जब उनको जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन ऐसी गैसेज निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, सॉरी ऐसी गैसेज निकालते हैं जैसे CO2, CFCs विच आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि 2 मेन रीज़न थे, उसमें से ये सेकंड वाला बताया था कि क्यों हम इनको वी आर ऑन अ शिफ्ट, ठीक है, ओके। बाकी भी हैं, लेकिन उसने बोला कि जो देखो जब सारे आपको ऑप्शन लग रहे हो कि नियर अबाउट सेम है, तो मोस्ट प्रेफरेबली जो मोस्ट सूटेबल वो आंसर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव अ बैड थ्रोट यू डैश स्मोक। अगर आपका गला ख़राब है तो यू डैश स्मोक, आपको स्मोक करना, मे स्मोक, मतलब ये तो हो गया कि अगर आपका गला ख़राब है तो आपको स्मोक कर लेना चाहिए, ठीक है। मे और माइट वो टेंस चेंज करके, ठीक है, लेकिन टेंस चेंज करके भी जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा। किसी का गला ख़राब है तो उसको स्मोक करने से मना ही करते हैं, तो ये और ये तो नहीं होगा। मस्ट नॉट और कुड नॉट, देखो कुड नॉट मतलब हो गया, कुड नॉट का मतलब हो गया कि इफ़ यू हैव
अ बैड थ्रोट यू कुड नॉट स्मोक, मतलब तुम स्मोक कर ही नहीं सकते। एक होता है एबिलिटी, कैन कुड ये क्या बताते हैं एबिलिटी, कि अगर जैसे बोलो कैन यू लिफ्ट द बैग, तो मतलब आप बैग उठा सकते हो, ठीक है। तो ये कैन और कुड आपकी एबिलिटी पे, मतलब एबिलिटी के बारे में पूछता है, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा कि इफ़ यू हैव अ बैड थ्रोट यू कुड नॉट स्मोक, मतलब अगर तुम्हारा गला ख़राब है तो आप स्मोक कर ही नहीं सकते, आपकी मतलब आपके हाथों में ताकत नहीं है कि आप स्मोक करो, ठीक है। तो वो तो है, ऐसा तो है नहीं है, स्मोक तो कर ही सकते, ठीक है। एबिलिटी पे तो कोई वो क्वेश्चन नहीं होगा। मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट नॉट विलिंगनेस बताता है, मे माइट मस्ट, ये विलिंगनेस बताता है कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुड नॉट बोल रहा है कि आप कर ही नहीं सकते, क्या हाथ आपके हाथ ही लॉक हो जाएंगे, आपको पैरालिसिस, हाँ अगर यहाँ पे होता पैरालिसिस वगैरह तो फिर ये हो सकता था, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें यू कुड नॉट स्मोक, क्योंकि उसमें हिलता ही नहीं है इंसान, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन का जो सेंस है वो बनना चाहिए, आपको अपने आप आंसर पता लग जाएगा। ओके, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेगरेंस। तो देखो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। फ्रेगरेंस मतलब खुशबू, ठीक है। आपने देखो रूम फ्रेशनर, ये सब फ्रेगरेंस, ठीक है, कार में आ गए हैं आजकल, ठीक है। तो देखो पंजेंट स्मेल, 12th में अगर जिन्होंने नॉन मेडिकल रखा हुआ उनको पता होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसमें आता था कि यार दिस गैस इज़ हैविंग पंजेंट स्मेल, H2 इज़ हैविंग पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो मतलब थोड़ी ऐसे गंदी स्मेल उसको बोल सकते हैं। स्टिंक, जैसे गटर स्टिंक करता है वो भी गंदी स्मेल, ठीक है। बैड तो ये तो मतलब नहीं बना, ओके। तो लास्ट वाला क्या बचा, अरोमा। तो अरोमा क्या होता है, प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल, ठीक। आई होप दिस इज़ क्लियर, ओके। अब आ गया ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। अ बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड। तो एक बंदा, ये रहा बॉय, नॉर्थ की साइड चला गया। देखो पहले क्या करना है, ऐसे आपको ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ को जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट। तो नॉर्थ कितना गया वो नहीं बताया, तो नॉर्थ जाते जाते ऊपर को जाते जाते, जैसे ऊपर को जा रहा था, एक मिनट में फिर से बनाता हूँ, जैसे ही ऊपर को जा रहा था कितना गया नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी ना, हाँ नॉर्थ के ऊपर जा रहा था, हाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी। अच्छा अब वो कितना गया वो नहीं बताया, लेकिन लेफ़्ट मुड़ गया वो, ठीक है। एंड रोड 1 किलोमीटर, तो ये लेफ़्ट गया और यहाँ पे 1 किलोमीटर गया, एंड अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर से लेफ़्ट आया और कितना गया 2 किलोमीटर, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये ए मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, और ये कहाँ पहुँचा हुआ है, ये बी पे पहुँचा है। तो जो उसने बोला ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट को 1 किलोमीटर वेस्ट में आया, तो ये आ गया, यहाँ पे था 1 किलोमीटर, ठीक है। उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि वो जो पॉइंट था पहले वो सीधा गया, ठीक है, पहले वो यहाँ से सीधा गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से लेफ़्ट लिया 1 किलोमीटर का, फिर उसने 2 किलोमीटर लेफ़्ट लेके यहाँ पहुँच गया। तो ये जो पॉइंट है बी, वो कितना है 1 किलोमीटर वेस्ट है ए से, ठीक है। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो स्टार्टिंग वो ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया, तो स्टार्टिंग में कितना, जितना ये उतना ये हो, तो इसका आंसर कितना है 2 किलोमीटर, आंसर कितना है 2 किलोमीटर। समय लगे कि नहीं लगे, देखो डायरेक्शन सेंस में ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो बेसिस बढ़ाएं तो आप बता देना, हम वो भी करवा देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्स। देखो एक पॉइंट है एक्स, ये ले लो एक्स पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 15 मीटर ये आ गया, ये 15 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। ही टर्न लेफ्ट। अब बंदा जब इधर को इस साइड को आया ना, इस साइड ऐसे आया, अब बंदा किस साइड देख रहा होगा, इस साइड ही देख रहा होगा, तो उसने लेफ़्ट। तो अगर बंदा इस साइड को देख रहा है तो लेफ़्ट कौन सा होगा, ये वाला नीचे को, ये लेफ़्ट है, और ये ऊपर को राइट है, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, तो ये आ गया, ठीक है। उसने कितना वॉक किया 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा अब यहाँ नीचे को आ रहा था तो बंदा देख किस रहा होगा, इस साइड देख रहा होगा, उसका लेफ्ट ये होगा, उसका राइट ये होगा, ठीक है। उसको बोले पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ ये हो गया, ठीक है। ओके आई होप इतना समझ लग गया होगा कि बंदा जिस तरफ देख रहा होता है उसी हिसाब से उसका लेफ़्ट राइट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब उसने नीचे को चला गया था, ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। ही देन टर्नड लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 15 मीटर, फिर से उसने लेफ्ट टर्न किया इधर को और वॉक किया 15 मीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँचा, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया टर्न राइट, अब इधर को देख रहा है,
टर्न राइट, राइट मतलब इधर को, तो कितना इधर को जाएगा 12 मीटर, कितना जाएगा 12 मीटर, ठीक है। वॉक 12 मीटर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। अब एक्स से ये जो एक्स पॉइंट है ये वाला पॉइंट है एक्स, यहाँ से कितना दूर है और कितना कौन सी डायरेक्शन में है ये पता करना है। देखो अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ें, अब देखो यहाँ से गया ये 15 मीटर, फिर नीचे आया 20 मीटर, ठीक है, फिर से यहाँ से गया 15 मीटर, तो मतलब जो ये डिस्टेंस था वही ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 मीटर। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पॉइंट एक्स था, एक्स से लेके इस पॉइंट तक कितना 20 मीटर, और आगे कितना है ये 12 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये वाला टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 32 मीटर। तो डिस्टेंस हमें पता लग गया, ये पॉइंट हम फाइनली ले लेते हैं बी। तो डिस्टेंस कितना पूछा उन्होंने एक्स बी का, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था उसका डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, और वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो बी एक्स की कौन सी डायरेक्शन है, एक्स ऊपर है और बी नीचे है, तो कितना होगा, कौन सा होगा, साउथ, बी जो है एक्स के साउथ में, तो 32 मीटर और साउथ डायरेक्शन। तो आंसर देख लेते हैं 32 मीटर और साउथ डायरेक्शन। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। नहीं लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डायरेक्शन सेंस के और भी क्वेश्चन करा दूँगा, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, एक बार समझ आना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी हैं, आप यहाँ भी देख लेते हैं ये कैसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या एक स्टेटमेंट दी होगी आपको, उस पर आपको देखना है कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आप इन चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो। मे और मे नॉट भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो हम कंक्लूजन में नहीं रखेंगे। कंक्लूजन में वही रखेंगे कि जो हमें पक्का पता चल जाए स्टेटमेंट से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि एक बंदा ए है, उसके 2 बेटे हैं बी और सी, ठीक है। अब मैं ये स्टेटमेंट दे दी, अब कंक्लूजन में मैं बोल लूँ कि जो ए है उसका एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, एक मेल है उसका, एक सन है उसका, ठीक है। तो मैंने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि एक तो बेटा है उसका, ठीक है। और मैं बोलूँ एक बेटा ग्रेजुएट है, तो यहाँ मैंने बताया कहीं स्टेटमेंट में कि वो ग्रेजुएट है, तो पहली वाली तो हम कर सकते हैं वेरीफाई, दूसरी वाली हम कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ऐसे करना होता है। अब एग्जांपल से देख लो, देखो एक वनडे क्रिकेट मैच है, ठीक है, उसमें टोटल रन जो बनाए 200 बनाए, ठीक है, और उस 200 में से 160 रन बनाए स्पिनर ने, ठीक है। एक वनडे मैच था, ठीक है, उसमें टोटल रन कितने बने 200, उसमें से 200 में से 160 रन कितने बनाए स्पिनर ने बनाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब उसने कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है, कंक्लूजन में उसने पूछा हुआ है कि 80% ऑफ द टीम जो है उसमें वो स्पिनर्स की है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टीम है वो स्पिनर्स की हो, क्यों, क्योंकि उसने बताया कि देखो अगर जैसे 11 बंदों की टीम है, ठीक है, 11 बंदों की टीम है, ठीक है, उसमें 4 स्पिनर है, लेट्स सपोज 4 स्पिनर है, तो ये नियर अबाउट 25-30% हुआ, ठीक है। क्या पता इन 4 स्पिनरों ने 160 रन मार सकते ना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो बैट्समैन जो होते हैं, ठीक है, जैसे समझ लो 200 रन मारा किसी टीम में, ठीक है, उसमें से क्या पता 100 रन बैट्समैन मार दें और बाकी 100 रन मिडिल ऑर्डर के मार दें, ठीक है। जहाँ फिर जैसे 200 रन होते हैं, जैसे ये सनराइज़र हैदराबाद चल रही है आजकल, वो क्या करती है 180 रन उसके ओपनर ही मार देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अगर स्कोर ज़्यादा स्पिनर मार रहे हैं, इसमें लिखा हुआ 160 रन स्पिनर ने मारा, इसका ये मतलब है 80% टीम स्पिनर की है, मतलब अगर 11 है तो उसमें 8 स्पिनर है, ऐसा हो सकता है। मतलब लॉजिकली मत देखो, आप ये देखो कि यहाँ स्टेटमेंट से कंक्लूजन में आओ, ठीक है। चाहे 160 छोड़ के 200 में से 200 रन भी स्पिनर मार देना, तब भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यार वो जो टीम थी उसमें 80% स्पिनर थे, ठीक है। क्या पता 2 स्पिनर हों और वही दोनों अच्छे खेल रहे हों, जैसे सुनील नारायण है, ठीक है, वो अकेला 90 रन मार देता है, लेट्स सपोज 90 रन मार दिए, तो अगर 90 रन 200 में से वो मार रहा है तो हम बोल दें कि यार जो 50% जो टीम है वो स्पिनरों की, ऐसा हो सकता है। जस्ट बिकॉज कि रन ज़्यादा मार दिए इसका ये मतलब नहीं है, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि यार टीम में 80% स्पिनर थे। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद तो पहला हम नहीं कंक्लूड कर सकते। सेकंड, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, अब ये भी हमें पता नहीं चल रहा। देखो क्या पता 200 रन जो मारे, क्या पता जो ओपनर हो वो दोनों 0 पे उड़ गए हो, क्या पता ओपनर हो एक ने 20 रन मारे एक ने 10 मारे हो, क्या पता ओपनर हो एक ने 50 मारे हो दूसरे ने 50 मारे हो, ठीक है। क्या पता ओपनर हो एक ने 50 मारे एक ने 0 मारे हो। उसने बोला कि दोनों ओपनर बैट्समैन जो थे वो स्पिनर थे, जो ओपनर बैट्समैन थे वो स्पिनर थे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट में आप पूरा पढ़ के देखो, कहीं बता सकते हो आप कि हाँ यहाँ से आप निकाल सकते हो कि यार जो ओपनर थे वो स्पिनर थे, ऐसा है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम दोनों जो
कंक्लूजन है उन पे नहीं पहुंच सकते बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, इसके लिए नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लगा? हो सकता है, तो अगर हो सकता भी आपके दिमाग में है कि हो सकता है, तब भी आपका वो कंक्लूजन कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो हम उसको क्रॉस ही मानेंगे। अगर पक्का दिया हो कि हाँ भाई उसमें जो है क्या बोलते हैं ऐसा स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे, नहीं तो हम उसको गलती मानेंगे। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, अच्छा जैसे अब इसमें था 180 रन, अभी इसमें एक स्टेटमेंट देता कि मोर देन 50% ऑफ द रन्स आर स्कोर्ड बाय स्पिनर। ठीक है, 50% से ज़्यादा रन जो है स्पिनर ने स्कोर किए। तो यहाँ पे दिया 200 में से 160 रन स्पिनर ने बनाए, तो इसका मतलब 80% जो रन है वो स्पिनर ने बनाए। तो मैंने थर्ड कंडीशन कह दी, मोर देन 50% से ज़्यादा जो रन है वो स्पिनर बनाए, तो ये हम वेरीफाई कर देते। तो इसमें अगर थर्ड स्टेटमेंट होती तो ओनली थर्ड का आंसर ऑप्शन होता, तो हम उसको टिक करते। ठीक है, समझ लगा? हमने सिर्फ वही डाटा यूज़ करना है जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि जो ओपनर है वो क्या बोलते हैं एक स्पिनर है, ठीक है, जहाँ ओपनर जो है वो क्या बोलते हैं राहुल शास्त्री है, ठीक है, जहाँ फिर ओपनर जो है वो सिद्धू है, तो हमने फिर कंक्लूजन भी उसी साइड से देखना है। आपने अपना दिमाग लगाना कि यार सिद्धू तो रिटायर हो गया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स में कंडीशन दी होगी ना, या जो भी आपको स्टेटमेंट में बोला होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसी की बेस पे आपको कंक्लूजन्स चेक करने हैं। ठीक, यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कहीं ये ना सोचना है या तो ये तो दोनों ही आगे वाले दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी, ओके, उसके बाद क्या पूछा कंक्लूजन में, हमने वो देखना है। ठीक है, हमने जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू मानना है। ठीक है, समझ लग गया? ओके, तो ये था आज की क्लास में, इतना ही। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और यार जो भी डाउट्स हैं